नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि सेक्शन 498A में जो एलिगेशन पति के ऊपर लगाए गए हैं, उन सभी एलिगेशन को पति जो है वो हर कोशिश करता है कि मैं इन सभी को झूठा करार करूं, क्योंकि वो झूठे होते भी हैं। ऐसे समय पर देखिए, आप पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर लिखवा दी, उसने सारे एलिगेशन जो भी आपके ऊपर लगाए गए हैं वो आपको मालूम है कि झूठे हैं ये, लेकिन उसने एफआईआर करवा दी है। अब आपको आपके मुंह कहने से, मतलब मुंह से ही कहने के सर ये तो झूठा है, सर झूठा है, झूठा है, ऐसा नहीं होगा। ये झूठा कहने से झूठा नहीं होगा। आप 10 जगह चिल्लाइए, कोर्ट में, कचहरी में, समाज में, कहीं पर आप चिल्लाइएगा, कहीं पर ऐसा झूठा नहीं होगा जब तक कि वो प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करेंगे तब तक। क्योंकि प्रोसीजर जब आएगा तब ही आप इन सब चीज़ों को फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए, इनका ये जो एलिगेशन है, जैसे पत्नी क्या कहती है कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया और मुझे खाना नहीं दिया, रहने को नहीं दिया, ऐसे कई एलिगेशन लगाते हैं मुझसे। जितने लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, ये सामान की डिमांड कर रहे हैं, बुलेट या कार, उसकी सामान मुझे डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना लेकर आओ वरना तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। ऐसी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये एलिगेशन उसने जो भी लगाए हैं वो सारे एलिगेशन एफआईआर में बन गए, और एफआईआर में जो भी सेक्शन बनते हैं, सेक्शन 498A, 323, 504, 506 के साथ में आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि मुकदमा पंजीकृत हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब बात आती है इसी में, जो लड़की ने कही है उसको प्रूफ करने की बात, कि हाँ इसने जो बात सही कही है वो सही है, कितना परसेंटेज ठीक है, किसमें कौन कौन से ऑप्शन। अब चार्जशीट का समय आता है तो सबके गवाह के बयान बयान लिए जाते हैं और चार्जशीट इसमें लग भी जाती है। ठीक है, चार्जशीट भी लग जाती है और एफआर भी लग जाती है, दोनों को होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई इन सब चीज़ों को, ये एलिगेशन फॉल्स लगाए हैं, लड़की ने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगाए हैं, तो पुलिस जो है इसमें एफआर भी लगा सकती है, तो केस वहीं पर खत्म हो जाता है। इन केस अगर नहीं खत्म होता है, चार्जशीट लगती है इसमें, तो फिर आपके पास राइट आता है कोर्ट में अपने आप को प्रूफ करने का। ये जो प्रूफ करने का जो समय है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आप सब लड़की से सवाल पूछेंगे, तब जाकर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाएंगे, वरना और कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सकें। एक यही है जो आप कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात कहते हुए अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ, इससे कुछ सवाल बताता हूँ जिनसे आप लड़की को जो है वो झूठा भी करा सकते हैं और लड़की को फंसा सकते हैं अपने सवालों के बीच में, जिससे कि वो लड़की जो है वो कुछ और बोलकर इन सब चीज़ों को गुमराह कर दे और ये जो कहे उसने एलिगेशन, उन सभी को झूठा करार कर दे खुद ही अपने मुंह से। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक सवाल बताता हूँ, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन जो आप अपने वकील को बताएंगे तो आप वो वकील जो है इन सब चीज़ों को समझेगा, और उसके बाद जो है वो आपकी पत्नी से ये सवाल पूछेगा, तो उसके बाद पत्नी जो है वो किसी प्रकार से इनका सवाल का जवाब देगी तो वो फंस जाएगी। क्या क्या पूछें आप, ताकि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें और आप कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबसे पहला ये है, ये सवाल तो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम तो पूछेंगे, नाम बता देगी वो। आपका वकील पूछेगा। उसके बाद पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी पढ़ाई की है आपने, तो वो कहेगी या अनपढ़ हूँ या फिर पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ी लिखी हो तो बताएगी मैं BA हूँ, MA हूँ, BCom हूँ, BSc हूँ, जो भी है, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो बता देगी कि मैं इतना हूँ। अब उससे पूछेंगे कि आप जॉब करते हैं, तो वो मना कर देगी नहीं करते हैं, या फिर करते हैं। ज़्यादातर केसेस में मना करती है कि मैं घर पे रहती हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ। तो उसने वो फिर अगला सवाल जो है, आप जॉब कर तो सकते हैं ना, ये मैं बताता हूँ आपको, ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि जॉब कर तो सकते हैं ना, तो वो ये कहेगी हाँ मैं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो मैंने बताया पढ़ाई लिखाई का, जॉब का, ये प्रश्न जो है वो आपका सेक्शन 498A के साथ साथ में मेंटेनेंस को भी जोड़ रहा है। क्योंकि मेंटेनेंस का केस जब आपके ऊपर होगा या फिर हो गया है, चल रहा है, तो वो मेंटेनेंस भी आपको इन सब चीज़ों को आपको हेल्प रहेगा कि मेंटेनेंस में जो केस चल रहा है उस केस में जो लड़की बता रही है उससे मिसमैच कर रहा है या फिर नहीं, तो वो सब चीज़ें आपको मैं केस के सेक्शन 498A और 125 CRPC दोनों को ये हेल्प रहेगा। अब वो मना कर देगी कि हम जॉब नहीं करते हैं या करते हैं, तो कर सकते हैं, तो हाँ कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हैं।
इसका मतलब आप जानबूझ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें कोर्ट को अलग एक नई बताई कि हाँ वाकई लड़की कैपेबल है, लेकिन करती नहीं है जानबूझ के, तो मेंटेनेंस पे भी असर पड़ेगा इसमें। दूसरा लिखवाती हैं लड़कियां कि मुझसे दहेज मांगा, तो आप ये सवाल पूछें उनसे कि आपने लिखवाया कि आप दहेज मांगते हैं, तो क्या आपके पिताजी ने दहेज दिया था? तो आप वो लड़की जो कि हाँ मैंने दिया था, एकदम तेजी से कही हाँ मेरे पिताजी ने दिया था, तो आप अगला सवाल पूछेंगे कितना दिया था, क्या क्या दिया था, तो वो बताएगी कि वॉशिंग मशीन दी, कूलर दिया, टीवी दी, फ्रिज दिया, बहुत सारे सामान है, इतना लाख रुपए एक्सीडेंट में दिया, मतलब टोटल लगा के लगभग 8-10 लाख रुपए का, 15-20 लाख या मान लो इतना मुझे दिया, लगभग दहेज दिया। अब अगला सवाल ये, पहले आप तो देखिए उसने जैसे ही वो दहेज कहा कि मैंने दहेज दिया, तो ये अपने आप में एक अपराध बन गया कि उसने दहेज दिया उसके पिताजी ने, इसका मतलब। दूसरा, ये कहते हुए आप बाद में ये सवाल पूछें कि क्या आपके पिताजी इनकम टैक्स देते हैं, तो वो कहेगी हाँ देते हैं, या फिर ये कहेगी कि नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो वो खुद फंस गए और पिताजी फंस गए उनके। अगर देते हैं तो इस पे जो दहेज दिया था, इस दहेज पे कितना इनकम टैक्स दिया था? अब वो कहेगी मुझे नहीं मालूम, या फिर मुझे मालूम है। मालूम है, ज़्यादातर केस ये होते मुझे नहीं मालूम है, तो ठीक है, यहाँ पर पिताजी से सवाल बन जाता है। अगले जब पिताजी का नंबर आएगा तो पिताजी से भी सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर। अब अगला सवाल आता है, क्योंकि लड़कियां इसमें ये भी कहती हैं कि मुझे खाना पीना नहीं दिया, घर में नहीं रहने दिया, मुझे बर्तन मतलब घर में कपड़े नहीं दिए, ओढ़ने के लिए नहीं दिए, पहनने के लिए नहीं दिए, ऐसे कई झूठे एलिगेशन लगाते हैं। तो ये बोलते हैं कि खाना नहीं दिया मुझे, तो आप इनसे ये सवाल पूछो कि घर में खाना बनाता कौन था, तो वो बताएगी या तो ये बताएगी कि घर में मैं खाना बनाती थी, या फिर ये बताएगी कि सास बनाती या ननद बनाती, कोई बनाती या नहीं बनाती मैं। तो अगर वो ये कहती है कि खाना मैं बनाती थी, तो आप उनसे ये पूछेंगे जब खाना आप बनाते थे तो खाना खाते क्यों नहीं थे? आपने ये लिखवाया कि खाना नहीं देने कौन आएगा आपको घर में? आपको, अगर आप खाना बनाते हैं तो खाना आपको ही तो खाना चाहिए, ये कोई देने थोड़ा ना आएगा आपको आपकी खाना खाइए। तो इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं खाते और आपने ये झूठा एलिगेशन लगाया है कि मुझे खाने देते थे। तो ये चीज़ें हैं। अगला, आपने से ऊपर लगाया था कि मुझे मारते थे, पीटते थे, इस तरीके, तो आप ये सवाल पूछेंगे अगर मारा था, पीटा था आपको, तो कहाँ मुझे मारा पीटा था, तो इसका कोई मेडिकल है? 90% केसेस में जो होता है वो मेडिकल होता ही नहीं है, और मेडिकल जब होता नहीं है तो ये केस अपने आप में एलिगेशन जो है वो झूठे हो जाते हैं। ये तो मेंटेनेंस सॉरी, इसमें ये लड़की कहेगी मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझसे दहेज मांगते थे, तो मारना पीटना यानी कि मेडिकल होना, तो मेडिकल है नहीं, तो वो भी अपने आप में एलिगेशन प्रूव नहीं होता है। तो ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं जो आप, और भी इन सबसे, क्योंकि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, घटना कुछ ना कुछ हर व्यक्ति की अलग होती है, तो मैंने एक कॉमन घटना लेकर उस पर ये वीडियो बनाया है। और कोई भी हमारी कोई लीगल एडवाइस हमारी अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को भेजिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।